नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी घटना लेकर आया हूँ। बिहार के सीवान जिले का एक साधारण किसान सुनील यादव एक रात बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव निकलता है। रास्ता सिर्फ 8 किलोमीटर का था, लेकिन अमावस की वो रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात बन गई। झाड़ियों के बीच से गुजरती बैलगाड़ी, पुराना बरगद का पेड़ और फिर एक अनजानी सवारी जो बिना बोले उसके पीछे आकर बैठ गई। सुनील को लगा कोई राह भटकी औरत होगी, लेकिन जब उसने चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये है एक सच्ची घटना, बैलगाड़ी से दूसरे गांव तक का खौफनाक सफर, जहां एक साधारण यात्रा मौत की सवारी में बदल गई। तब से उस रास्ते पर कोई भी बैलगाड़ी लेकर नहीं गुजरता। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुनील यादव है और मैं बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव हरदुआ का रहने वाला हूं। ये बात आज से लगभग 12 साल पहले की है। उस रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने मुझे जीते जी मौत का एहसास करा दिया था। सावन की वो रात जैसे किसी रहस्य में लिपटी हुई थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, बीच बीच में बिजली कौंती थी और चारों तरफ मिट्टी की भीगती हुई महक फैली हुई थी। मैं अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर गांव से निकला। मंजिल थी दुल्हारपुर, मेरे ममेरे भाई का गांव। वहां उसकी शादी थी। दिन में निकलने की सोच रखी थी, लेकिन काम में देर होती गई और जब तक मैं गाड़ी लेकर निकला, रात हो चुकी थी। घर वालों ने बहुत मना किया था। माँ दहलीज पर खड़ी होकर बोली, सुनील बेटा, आज मत जा, अमावस की रात है, रास्ता सूना पड़ता है। लेकिन मैंने हंसकर कहा, अरे माँ, कुछ नहीं होता, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लालटेन टांगी, बैलों को हाँक दिया और सफर शुरू हो गया। गांव से बाहर निकलते ही सड़क धीरे धीरे खामोश होती चली गई। शुरू में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती रहीं, फिर वो भी अचानक गायब हो गई। अब बस बैलों की टापे और गाड़ी की चरमराहट ही सुनाई दे रही थी। हवा हल्की बह रही थी, कभी टहनियां हिलती तो कभी दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज जाती। रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरता था, एक तरफ धान की फसल, दूसरी तरफ आम का बागान। लेकिन आज हर चीज अजीब लग रही थी। वही रास्ता जो दिन में कितना अपना सा लगता था, रात में डर से घिरा हुआ महसूस हो रहा था। रात और गहरी हो रही थी। आसमान अब पूरी तरह बादलों से ढका था। कहीं कहीं बिजली चमकती तो पल भर के लिए खेतों की रेखाएं और पेड़ों की परछाइयां दिखाई देती। लगभग 1.5 घंटे से चलता आ रहा था। बैलों की घंटियां थकी हुई सी बज रही थीं और मैं खुद भी उनींदा महसूस कर रहा था। तभी सामने वो जगह आई जहां पुराना बरगद का पेड़ था। बचपन से ही सुनता आया था कि इस पेड़ के नीचे एक औरत की मौत हुई थी। उसके बाद से लोग दावा करते थे कि यहाँ रात में कोई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी ने कहा रोशनी दिखी, किसी ने कहा परछाई, लेकिन मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। और आज उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी पहली बार लगा कि शायद माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। जैसे ही गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची, मोती और हीरा दोनों बैल एक साथ ठिठक गए। उनके कान खड़े हो गए और वे जैसे जमीन में जड़े गए हों। मैंने लगाम खींची, चलो रे मोती, चलो हीरा, लेकिन दोनों हिले तक नहीं। हीरा ने जोर से नथुने फुलाए और हवा को सूंघने लगा, जैसे उसे किसी अनजान गंध का एहसास हुआ हो। मुझे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जब लालटेन उठाकर देखा तो रास्ते के बीचों बीच एक मोटी डाल गिरी पड़ी थी। इतनी मोटी कि बैलगाड़ी निकल ही नहीं सकती थी। पहली नजर में लगा कि डाल पुरानी होगी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो उसके टूटे हिस्से से ताजा रस टपक रहा था। डाल इतनी नई टूटी थी जैसे किसी ने अभी अभी जोर से खींच कर तोड़ी हो। मैंने खुद से कहा कि शायद बिजली गिरी होगी, लेकिन ना बिजली गिरी थी, ना हवा चल रही थी। बादल गरज रहे थे, चमक भी रही थी, लेकिन आसपास कहीं कोई गिरने का निशान नहीं था। हवा तो पूरी तरह थमी हुई थी। अजीब सी घुटन उस माहौल में छाई हुई थी।
मैंने डाल को हटाने के लिए दोनों हाथों से जोर लगाया, लेकिन वो बहुत भारी थी। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई खेतों से निकल कर आ रहा हो। मैंने पलट कर देखा। अंधेरा था, लेकिन मेरे कानों ने साफ सुना किसी के पैरों के घिसटने जैसी आवाज। फिर वही आवाज थोड़ी और साफ सुनाई थी, बचाओ। मैं वहीं जड़ हो गया। मैंने लालटेन ऊपर उठाई, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। खेत बिल्कुल सुनसान थे, सिर्फ झिंगरों की आवाजें और बैलों की भारी सांसें हवा में तैर रही थीं। डर के मारे मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं ज्यों ही वापस डाल की तरफ मुड़ा, लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी। हवा अब भी पूरी तरह थमी हुई थी, फिर भी लौ ऐसे कांप रही थी जैसे कोई उसके पास आकर फौंक मार रहा हो। मेरे हाथ कंपकपाने लगे। तभी हीरा ने अचानक जोर से मुंह उठाकर आवाज की और मोती ने अपनी गर्दन झटका दी। दोनों बैल घबराकर पीछे हटने लगे। मैंने तुरंत लगाम कसकर कहा, अरे ठहरो। उसी पल बरगद के पेड़ की वो मोटी डाल अपने आप हिलने लगी। वही डाल जो अभी जमीन पर टूटी पड़ी थी, धीरे धीरे सड़क के किनारे खिसकने लगी, बिना किसी के हाथ लगाए। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा, डाल के पीछे किसी का साया था। एक काली आकृति, झुकी हुई, लंबे बालों वाली। उसका चेहरा रोशनी में नहीं दिख रहा था, बस बाल जमीन तक झूल रहे थे। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। वो साया धीरे धीरे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर एक धीमी करहती हुई आवाज आई, क्यों तोड़ी मेरी डाल? मैं पूरी तरह जड़ हो गया। पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मेरे मुंह से बस इतना निकला, मैंने नहीं तोड़ी। वो साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस एक सरकने सी हलचल, जैसे कोई जमीन पर फिसलते हुए आगे आ रहा हो। मैं भागना चाहता था, पर मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ चुका था। लालटेन की लौ कांपते कांपते अचानक बुझ गई और पूरा इलाका काले अंधेरे में डूब गया। मैंने आंखें फाड़कर चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ, इतना ठंडा कि वो रोंगटे चीर कर रीढ़ की हड्डी तक उतर गया। मैं झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। इतने में बैल जोर जोर से हिनहिनाने लगे और खुद ही भागने को तैयार हो गए। मैं किसी तरह गाड़ी में चढ़ा, लगाम पकड़ी और जोर से चिल्लाया, चलो रे मोती, भागो हीरा। बैलगाड़ी जोर से झटकी और तेजी से आगे बढ़ी। पीछे से एक अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई जमीन पर रेंगता हुआ हमारे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने पलटकर देखा, लालटेन तो बुझ चुकी थी, लेकिन बिजली की एक तेज चमक में एक पल को मैंने साफ देखा। वो औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसकी नजरें सीधी मुझ पर टिकी हुई थीं। गाड़ी जैसे तैसे सड़क के मोड़ तक पहुंची। बैलों ने पूरी ताकत लगा दी। पहिए कीचड़ में फंस रहे थे, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ था। हाथों में लगाम जोर जोर से कांप रही थी। कुछ दूर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ अब धुंधला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि वहां अब भी कोई खड़ा है। देख रहा है? जब गाड़ी फिर सीधी सड़क पर आई, तब मैंने लंबी सांस ली। अब हवा फिर चलने लगी थी और रात की नमी में हल्की ठंडक आ रही थी, लेकिन दिल की धड़कन अब भी शांत नहीं हुई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने लालटेन दोबारा जलाई। लौ कमजोर थी, पर किसी तरह टिमटिमा रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा कि गाड़ी की पिछली लकड़ी पर गीले कीचड़ में उंगलियों से लिखा हुआ था, क्यों तोड़ी मेरी डाल। मैंने झट से नजर फेर ली। उस वक्त समझ नहीं पाया कि यह सच था या मेरा भ्रम। रास्ता खुला था, लेकिन हवा भारी थी। हर झोंका जैसे कुछ कहता हुआ गुजरता। बैल भी कदम तेज कर चुके थे और मैं लगाम पकड़े चुपचाप बैठा था। करीब आधे घंटे बाद गांव के किनारे छोटा मंदिर दिखा। वहां की घंटी की आवाज सुनते ही बैलों ने खुद ब खुद रफ्तार बढ़ा दी, जैसे उन्हें किसी राहत का एहसास हो। मैंने गाड़ी वहीं थोड़ी देर रोकी, माथे से पसीना पोंछा और लालटेन नीचे रख दी। मन अब भी डर के असर से कांप रहा था। रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद नहीं था और बादलों की परतें तैर रही थीं। हवा में एक अजीब नमी थी जो सांसों को भारी कर रही थी। मैं बैलगाड़ी में बैठा हिलते हुए रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
पिछली घटनाओं ने मन को अभी भी कंपा रखा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सब भ्रम था, सिर्फ रात का डर। मोती और हीरा अब कुछ शांत हो चुके थे। उनके कदमों की धप-धप और गाड़ी की चरमराहट मिलकर एक अजीब सी लय बना रही थी। मैं बार बार लालटेन की लौ देख रहा था, जो अब बस हल्की सी टिमटिमा रही थी। गांव दूर नहीं था, यही सोचकर थोड़ा सुकून मिला। लेकिन ठीक तभी पीछे से लकड़ी की पटरी पर किसी के पैर पड़ने की धीमी आवाज आई, टक टक टक। मैंने सोचा शायद कोई झोला हिला हो, पर आवाज फिर आई, अब और साफ, जैसे कोई धीरे धीरे गाड़ी पर चढ़ रहा हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने आवाज लगाई, कौन है रे? दुलारपुर जा रहे हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हवा में सर्द खामोशी तैर गई। मोती और हीरा अचानक तेज दौड़ने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पीछे से डरा दिया हो। उनकी भारी सांसें और लगाम का खिंचना मेरा डर और बढ़ा रहे थे। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। लालटेन की कमजोर रोशनी में गाड़ी के पीछे बैठी एक धुंधली परछाई नजर आई, जो धीरे धीरे साफ हुई। एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ चेहरा। उसकी गोद में कुछ था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। डर के बावजूद मैंने पूछा, बैठ गई हैं तो बोलिए, डर क्यों रही हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठी रही और मैं कुछ पल उसे घबरा कर देखता रह गया। फिर मैंने सोचा शायद कोई राह भटकी औरत है, जिसे मैं दुलारपुर तक छोड़ दूं। गांव के पास ही तो पहुंचने वाला हूं। मैंने लगाम ढीली की और बैलों से कहा, चलो मोती, चलो हीरा। लेकिन उनकी चाल और भी तेज हो गई थी। लगाम कसने पर भी वे बार बार पीछे देखने लगे, जैसे किसी अदृश्य डर से पीछा छुड़ा रहे हों। माहौल अचानक अजीब लगने लगा। हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे सर्दियों की ठिठुरन एक झटके में उतर आई हो। लालटेन की लौ कांपती रही और फिर एक तेज झोंके से बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और पीछे बैठी उस औरत की धीमी, खुरदुरी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। मैं पसीने से भीग चुका था। कांपती आवाज में मैंने पूछा, कौन हो तुम? इस बार उसने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरी सांस वहीं अटक गई। चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें गहरे गड्ढों में धसी, पुतलियां गायब, होठ सूखे और काले जैसे जल चुके हों। वो मुझे एकटक घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने डर के मारे लगाम कस ली। बैलों ने जैसे मेरी हालत समझ ली और गाड़ी को एक झटके में रोक दिया। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन उसकी दबी हुई ठंडी निगाहें मेरी गर्दन के पीछे महसूस हो रही थीं। हवा बिल्कुल थम गई थी और कानों में सिर्फ अपनी दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक वो बोली, भैया, क्या तुम मुझे दुलारपुर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज इतनी धीमी और टूटी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत गहराई से खुरच कर निकाली हो। मैंने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, छोड़ दूंगा। वो फिर बोली, वहीं मेरा घर है, पुल के उस पार। मैंने तुरंत बैलों को चलाया, लेकिन अब गाड़ी किसी भारी बोझ से दब गई थी। पहिए जैसे मिट्टी में धंस रहे थे। बैलों की गर्दन झुकने लगी और उनकी सांसें भारी हो गईं। मैंने घबरा कर पीछे देखा। वो औरत अब मुझे घूर नहीं रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी गोद में कुछ हलचल हो रही थी। पहले लगा शायद कोई कपड़ा हिल रहा हो, पर धुंधली नजरों में मैंने देखा उसकी गोद में एक बच्चा था। लेकिन वो बच्चा हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ नीचे पड़ चुके थे। मेरे खून की धड़कन जम सी गई। ये स्पष्ट था कि वो बच्चा जिंदा नहीं था और शायद वो औरत भी बहुत पहले मर चुकी थी। तभी गाड़ी एक तेज झटके से उछली और उसी पर लालटेन अपने आप जल उठी, बिना माचिस, बिना आग के। बस एक लाल लौ उस औरत के चेहरे पर धीरे धीरे पड़ी और उसका सच्चा रूप सामने आया। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था और होठों से धीमी कराह निकल रही थी, मेरे बच्चे को घर पहुंचा दो। मैं डर के मारे चीख पड़ा और लगाम छोड़ दी। बैल पूरी ताकत से भागने लगे। गाड़ी खेतों के बीच उछलती हुई दौड़ रही थी और पीछे से वो औरत धीमी भयानक लोरी गुनगुना रही थी, सो जा मेरे लाल। उसकी आवाज अंधेरे में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मैं भाग रहा था, लेकिन उसकी आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ देर बाद एक मोड़ आया। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, पीछे से अचानक वजन गायब हो गया और लालटेन बुझ गई। बैल एकदम रुक गए। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। गाड़ी खाली थी। न औरत
न बच्चा, बस लकड़ी पर गीले निशान थे, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा हो। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि दूर खेतों के बीच से वही लोरी फिर सुनाई दी। रात का अंधेरा अब बहुत घना हो चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। मेरी सांसें ठंड में धुएं की तरह निकल रही थीं। बैल जैसे किसी अदृश्य खौफ में भागने लगे। उनकी आंखें लाल थी और सांसें खड़खड़ा रही थीं। मैंने लगाम खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी जैसे किसी अनदेखी शक्ति से खिंच रही थी। तभी वो आवाज मेरे बिल्कुल पीछे गूंजी। मेरे अनाज, मेरे बच्चे सब भूख से मर गए। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। आवाज इतनी गहरी थी कि सीधा सीने में उतर गई। उसी पल हवा का तेज झोंका आया और लालटेन भील से बुझ गई। अब पूरा रास्ता काले अंधेरे में डूब गया और गाड़ी ऊबड़ खाबड़ खेतों में डगमगा रही थी। मैंने थरथराते हाथों से लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन चकमक पत्थर भीग चुका था। तभी मुझे अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। मैं पत्थर बन गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। गाड़ी खाली थी, मगर सीट पर गीले पैरों के निशान ताजा थे। औरत कहीं नहीं थी, लेकिन उसकी सिसकियां चारों दिशाओं से सुनाई दे रही थीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये वहम है, पर गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने बैलों को हाँक दिया हो। अचानक एक जोर का झटका लगा और बैल वहीं ढेर हो गए। मैं नीचे उतरा तो देखा दोनों बैलों की आंखें फटी हुई थीं, जीभें बाहर लटक रही थीं, जैसे किसी ने उनका दम घोट दिया हो। उनके शरीर से भाप उठ रही थी, जैसे मौत अभी अभी उन पर गुजरी हो। गाड़ी की तरफ मुड़ा, पर वो खाली थी। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई। भूख से मरने का दर्द तुझसे बेहतर कौन समझेगा। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, मगर बैलों की लाशों के पास मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से रेंग रहा हो। मैं पीछे हटने लगा, पर मेरा पैर गाड़ी के पहिए में फंस गया। तभी मिट्टी उभर कर फटी और उसमें से एक झुर्रीदार सड़ा हुआ चेहरा बाहर निकला। वही औरत। उसका आधा चेहरा गल चुका था, आंखें खाली थीं और बाल मिट्टी में लिपटे हुए थे। वो बिना आवाज किए मेरी तरफ बढ़ रही थी। बस हवा की सरसराहट और उसकी कराह सुनाई दे रही थी। मैं दहशत में चिल्लाया, तू कौन है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? वो अचानक रुक गई, गर्दन एक अजीब ढंग से टेढ़ी की और बोली, जिस अनाज से तेरी मंडी भरी वो मेरा था। मेरे दिमाग में एक झटके में यादें कौंधने लगीं। 2 महीने पहले सूखे में गांव वालों ने उसकी अनाज की बोरियां छीन ली थीं और मैं उसी गाड़ी में बैलवान था। उस दिन उसने रो रो कर कहा था कि उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अब वो मेरे सामने थी। उसकी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां मेरे गले को पकड़ चुकी थीं। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। वो फुसफुसाई, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। तभी मेरी सांसें रुकने लगीं, आंखों में अंधेरा उतर आया। बिजली चमकी तो मैंने देखा मेरी बैलगाड़ी खुद जल रही थी। बोरियां धुआं छोड़ रही थी और बैलों की लाशें कोयले जैसी काली पड़ चुकी थीं। मैं किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर नंगे पांव भागने लगा। पीछे से उसकी आवाज गूंजी, रुक जा, मेरा हिस्सा अभी बाकी है। मैं तब तक दौड़ा जब तक गांव के किनारे का कुआं नहीं दिख गया। वहीं गिर पड़ा। कुछ देर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब सूरज की हल्की किरणें आंखों पर पड़ी तो मैं किसी तरह उठ सका। मेरा सिर भारी था, कपड़े मिट्टी से सने थे और शरीर में दर्द था। तभी कुछ किसान मेरे आसपास आ खड़े हुए। एक बोला, अरे अब होश आया इसे। उनके चेहरों पर डर और दया दोनों थे। बुजुर्ग किसान ने पूछा, बेटा, रात तू उधर वाले रास्ते से आया था क्या? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ, बैलगाड़ी से। किसानों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। दूसरे ने पूछा, तेरे बैल कहाँ हैं? कांपते हुए मैंने कहा, मर गए, दोनों मर गए। अब उनके चेहरों पर साफ डर उतर आया। किसी ने कहा था ना, उस रास्ते से रात को कोई नहीं जाता। एक औरत ने मुझे पास आकर पानी दिया। मैंने पानी का घूंट पिया,
मगर गले से नीचे नहीं उतरा। पानी देती औरत बोली, बाबू, उस पेड़ के नीचे तो तू रात बिता कर आया है, वही पेड़ जहां उस औरत की लाश मिली थी 5 बरस पहले। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने हकलाते हुए पूछा, कौन औरत? बुजुर्ग किसान ने लंबी सांस लेकर कहा, अन्नपूर्णा, विधवा थी। सूखे में गांव वालों ने उसका अनाज छीन लिया था। 3 दिन भूखी रही और चौथे दिन उस पेड़ के नीचे उसकी लाश मिली। तब से वो रास्ता अपशगुन माना जाता है। किसान धीमे सुर में बोले, रात को बैलगाड़ी लेकर जो भी उस रास्ते से गुजरे या तो लौटता नहीं या उसके बैल वहीं ढेर हो जाते हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मन में ठंडी उंगलियों का स्पर्श, उसकी बुदबुदाहट और बैलों की फटी आंखों की याद फिर तैर गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, वो वही थी, वही औरत थी। ये सुनते ही किसानों के चेहरे सफेद पड़ गए, कुछ पीछे हट गए। किसी ने फुसफुसाया, भूत है उसका, भूख से मरी थी, अब किसी को चैन से नहीं जीने देती। एक किसान ने बताया, हर साल कोई न कोई उस रास्ते से गुजरता है और कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। पिछले साल हरी की गाड़ी वहीं उलट गई थी, दोनों बैल मरे, आदमी लापता। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे वहां जाना है, उस पेड़ तक। सभी ने साफ मना कर दिया। दिन में भी वहां हवा ठंडी नहीं लगती, साया भारी पड़ता है। मगर मैं अड़ा रहा। आखिरकार 3 किसान मेरे साथ चलने को राजी हुए। सूरज सिर पर था, लेकिन जैसे ही हम उस रास्ते पर पहुंचे, एक अजीब सन्नाटा छा गया। हवा चल रही थी, पर पेड़ों के पत्ते स्थिर थे। चारों ओर सूखे खेत थे, टूटी बाड़ थी और सड़कों पर बिखरे पत्ते भी मानो जम कर खड़े थे। किसी के कदमों की आवाज ज्यादा दूर तक गूंजती महसूस हो रही थी। कुछ दूरी पर वही पेड़ दिखाई दिया, टेढ़ा, काला और असामान्य रूप से शांत। उसकी जड़ों में कुछ जला हुआ सा। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। मिट्टी में बैलगाड़ी के पहियों के निशान अभी भी ताजा थे, जैसे रात में कोई वहीं से गुजरा हो। मैं एक जगह रुक गया और बोला, यही जगह थी। किसान पास आए तो उनमें से एक डरते हुए बोला, अरे बाप रे, ये तो उसी रात की गाड़ी के निशान हैं। मैं झुककर मिट्टी छूने लगा। मिट्टी ठंडी थी, गीली नहीं, लेकिन बर्फ जैसी। तभी एक झोंका आया, पेड़ की शाखाएं हिली और एक सूखा पत्ता मेरे कंधे पर गिरा। उसी पल जैसे किसी ने बहुत करीब से फुसफुसाया, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। तीनों किसान मेरे पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर डर की स्पष्ट लकीरें थीं। एक ने कहा, चल यहां से निकल, इस पेड़ के नीचे दिन में भी कुछ अच्छा नहीं होता। हम मुड़ने लगे, लेकिन मेरी नजर पेड़ की जड़ पर पड़ी। मिट्टी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से सरक रहा हो। मैं उसकी ओर बढ़ा, तभी एक किसान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। छू मत, वो जगह पवित्र है। मैंने झटके से कहा, वो रात को मेरी गाड़ी में थी, मैं उसकी आंखें देख चुका हूं। ये सुनकर किसानों के चेहरे और पीले पड़ गए। मैं झुककर उस मिट्टी को देखने लगा। वहां एक अधूरी हथेली का निशान था, मानो किसी ने आखिरी बार जमीन पर हाथ रखा हो। उसके पास ही जली हुई राख फैली थी और थोड़ा आगे मिट्टी ऐसे उखड़ी थी जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन खोदकर बाहर आने की कोशिश की हो। हम सब कुछ पल स्तब्ध खामोशी में देखते रहे। तभी एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे कौवे ने अचानक जोर से कांव कांव करना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि सीधे कानों में चुभ गई। हम सब डरकर पीछे हट गए। तभी एक किसान घबरा कर चिल्लाया, देखो बैल। हमारी निगाहें थोड़ी दूर पड़ी मिट्टी पर गईं। वहां 2 साए चल रहे थे, जैसे किसी बैलगाड़ी के बैल आगे बढ़ रहे हों। लेकिन न रस्सी थी, न गाड़ी, न कोई आदमी, सिर्फ 2 धुंधले साए। हवा की दिशा जिस ओर जाती, वे साए उसी तरफ झुकते और फिर सीधा खींचते हुए आगे बढ़ते। धीरे धीरे वे दोनों साए उस पेड़ के नीचे जाकर रुके। उनकी आकृतियां कुछ पल झिलमिलाईं और अगले ही क्षण गायब हो गईं। वहां सिर्फ मिट्टी बाकी थी। यह दृश्य इतना भयावह था कि मेरी आंखों में अनजाने आंसू भर आए। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय नीचे गिर रहा हो।
किसान भी अब चुप थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी एक कदम आगे बढ़ाने की। मैं वहीं जमीन की ओर देखते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी आवाज़ फट चुकी थी। मैंने धीमे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी उस दिन गाड़ी में था जब तेरा अनाज लादा गया था। उसी दिन से माहौल बदलने लगा था। हवा अचानक थम गई, पेड़ की शाखाएं स्थिर हो गईं, जैसे पूरा जंगल मेरी बात सुन रहा हो। तभी मिट्टी की ऊपरी परत हल्के से हिली और भीतर से एक पुराना आधा दबा हुआ मिट्टी का दिया दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया और जलाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बिना तेल और बत्ती के भी उसमें हल्की लौ फूट पड़ी। किसानों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक ने तुरंत कहा, चल बेटा यहाँ से निकल चल, जो आग खुद जल उठे वो इंसान की नहीं होती। मैंने वो दिया वहीं रख दिया, जैसे किसी अदृश्य कर्ज को चुका दिया हो। जब गांव लौटा तो लोग मेरे चेहरे का रंग देखकर पूछने लगे, क्यों रे, इतना पीला क्यों पड़ गया? मैं कुछ न बोला, बस घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। उस रात नींद बिल्कुल नहीं आई। बाहर हवा रह रह कर चलती और बीच बीच में बैलगाड़ी के पहियों की छर्र छर्र की आवाज आती रहती। सुबह गांव वालों ने बताया कि रात को फिर उसी रास्ते पर एक गाड़ी दिखी, बिना किसी आदमी के, बस 2 चलते हुए साए। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साल बीत गए, लेकिन वो रात मेरे जहन से कभी नहीं गई। उस दिन के बाद मैंने बैलगाड़ी को हमेशा के लिए ताक पर रख दिया। मोती और हीरा के बिना उस गाड़ी की अब कोई पहचान ही नहीं बची थी। गांव वाले कहते हैं कि वक्त सभी घाव भर देता है, मगर कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। हर अमावस की रात जब हवा ज्यादा ठंडी बहती है और खेतों में झिगरों की आवाज तेज हो जाती है, तब उस बरगद वाले रास्ते की तरफ देखने की हिम्मत किसी में नहीं रहती। और जो नई गाड़ी वाला गांव आता, उसे साफ हिदायत दी जाती, दिन में जाओ तो जाओ, रात में उधर मत जाना। शाम को चौपाल पर बैठते वक्त जब कोई बूढ़ा उस किस्से का जिक्र कर देता, सुनील के बैल वहीं मरे थे, उसी रात उस औरत की आत्मा फिर दिखी थी, तो लोग मेरी तरफ देखने लगते जैसे मैं उनसे ज्यादा जानता हूं। मैं मुस्कुरा देता, पर मन के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ जाती। गांव में कई बाहरी लोग आते, व्यापारी, मेले वाले, अनाज खरीदने वाले। कई बार वे सीधे पूछ लेते, बाबा ये बरगद वाला रास्ता सच में भूतिया है क्या? मैं बस इतना कह पाता, बेटा जो देखा है वो बताया नहीं जा सकता, जो महसूस हुआ है वो शब्दों में नहीं आता। कई साल बाद एक नौजवान किसान राम खिलावन मेरी पुरानी बैलगाड़ी देखने आया। बोला, बाबा इसे मैं खरीद लूं? सुना है आपकी गाड़ी का बड़ा नाम था। मैंने कहा, ले जाओ बेटा, अब तो बस लकड़ी का ढेर है। वो हंसकर बोला, अब तो मैं ट्रैक्टर चलाता हूं, बस याद के लिए रखूंगा। मैंने बिना सोचे उसे गाड़ी दे दी, लेकिन जब उसने बताया कि वो उसी बरगद वाले रास्ते से अपने गांव जाएगा तो मेरे हाथ कांप उठे। मैंने उसे समझाया, दिन में निकलना, शाम से पहले घर पहुंच जाना। फिर वो बोला, अब जमाना बदल गया बाबा, अब ट्रैक्टर है, बिजली है, डर कैसा। अगली रात खबर आई कि राम खिलावन का ट्रैक्टर उसी बरगद के पेड़ के पास उलट गया। गांव वाले सुबह पहुंचे तो ट्रैक्टर वहीं था, पहिए ऊपर, इंजन ठंडा, लेकिन राम खिलावन कहीं नहीं मिला। बस मिट्टी पर ट्रैक्टर के पहियों के निशान थे, जो धीरे धीरे पेड़ के नीचे जाकर खत्म हो जाते थे। उस दिन के बाद लोगों ने मेरी बैलगाड़ी का नाम तक लेना छोड़ दिया। गांव वाले कहते हैं कि अब गाड़ी नहीं बल्कि ट्रैक्टर के पहियों के निशान दिखते हैं, और हर बार उन निशानों का अंत उसी बरगद की जड़ों के नीचे होता है।